आंखों से लगातार आंसू निकलने लगते हैं। उसकी चुप्पी ही उसका काल बनना शुरू कर देती है, क्योंकि वो शौर्य के गुस्से की आग को और भड़का रही थी। शौर्य का गुस्सा अब 7वें आसमान पे पहुंच गया था। वो कृतिका के हाथों से उसकी साड़ी पकड़ के खींच देता है और गुस्से में बोलता है, जब मैं कुछ पूछूं तो उसका जवाब दिया करो। अपनी साड़ी को शौर्य के हाथों में देख कृतिका अपने हाथों से ही खुद को ढंकने की कोशिश करती है। तब शौर्य उसके दोनों हाथ पकड़ के उसे अपने पास खींचता है और उसके दोनों हाथ उसकी पीठ के पीछे लगा देता है। फिर कृतिका के दोनों हाथ अपने एक हाथ से ही होल्ड करके अपने दूसरे हाथ से उसके बालों को कान के पीछे करते हुए कृतिका के चेहरे को पकड़ के ऊपर करता है और उसके चेहरे के एकदम पास आके बोलता है, बहुत ढीठ हो तुम, एक बार में मेरी बातें सुनाई नहीं देती ना तुम्हें। अभी अभी जो भी हुआ इतना अचानक हुआ कि कृतिका को समझने में टाइम लग गया कि आखिर हुआ क्या है। जब उसे समझ आता है तो वो एकदम शौर्य के सीने से चिपकी हुई थी। उसकी साड़ी जमीन पे पड़ी थी। उसके दोनों हाथ पीठ से लगे थे, जिसे शौर्य ने थाम रखा था, और शौर्य के दूसरे हाथ में उसके दोनों गाल दबे हुए थे। कृतिका का डर के कारण मुंह से कुछ भी नहीं निकल रहा था। बस रोने के कारण बार बार उसकी सिसकियां निकल रही थीं। फिर भी वो बोलना शुरू करती है, लेकिन अपनी तेज होती सांसों के कारण बोल नहीं पाती। बस इतना बोल के रुक जाती है, सिर्फ साड़ी पहनना था और आगे कुछ बोल ही नहीं पाती। कृतिका की हालत देख शौर्य इतना तो समझ जाता है कि कृतिका उससे हद से ज्यादा ही डर रही है। ये फील करके उसके चेहरे पे एक मुस्कान बिखर जाती है और वो अपनी नजरें कृतिका की पूरी बॉडी पे 100% डालता है। कृतिका इस टाइम सिर्फ ब्लाउज और पेटीकोट में उसके सामने थी। शौर्य की नजर कृतिका की ऊपरी बॉडी पे जाती है। वो देखता है कि रेड ब्लाउज में गोरा स्किन बहुत खिल रहा था। ब्लाउज का नेक थोड़ा डीप था, इस कारण उसका क्लीवेज थोड़ा थोड़ा शो हो रहा था और कृतिका के तेज सांस लेने से ऊपर नीचे भी हो रहा था। कृतिका की आंखों में देख शौर्य उसके कान के पास अपना चेहरा ले जाता है और बड़े ही मदहोशी भरी आवाज में कहता है, चलो आज मैं तुम्हें साड़ी पहना देता हूं, और उसके कान को चूम लेता है। शौर्य अपने एक हाथ से कृतिका के दोनों हाथ पकड़ उसके पीठ से लगाया हुआ था और अपने एक हाथ से उसके गालों को पकड़ दबाते हुए अपना चेहरा उसके करीब करके कृतिका के कानों में कहता है, चलो बीवी, आज तुम्हें मैं साड़ी पहना देता हूं, और उसके कानों को चूम लेता है। शौर्य की ये हरकतें कृतिका के दिल की धड़कनें तेज कर देती हैं। कृतिका के कान को चूमने के बाद शौर्य अपना चेहरा कृतिका के चेहरे के सामने लाता है तो देखता है कि कृतिका ने अपनी आंखें बंद की हुई हैं, लेकिन उसकी बंद आंखों से भी आंसू निकल रहे थे। लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता शौर्य को। कृतिका को छोड़ शौर्य थोड़ा अलग होता है उससे और अपने एक हाथ से ही अपनी जो हाफ स्लीव टी शर्ट उसने पहनी थी वो उतार देता है और झटके से फिर से कृतिका के दोनों हाथ पीछे कर उसे उसी टी शर्ट से बांध देता है। ये सब वो इतना फास्ट करता है कि कृतिका समझ ही नहीं पाती कि कब वो रिलीज हुई और कब अचानक उसके हाथ बांध गए। कृतिका जब महसूस करती है कि उसके हाथ पीछे बांध दिए गए हैं तो अचानक अपनी आंखें खोल वो शौर्य के चेहरे को देखने लगती है। कृतिका की भूरी आंखें अचानक से शौर्य की भूरी आंखों से मिल जाती हैं, लेकिन वो शौर्य की आंखों की तपिश ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाती और अपनी नजरें नीचे कर लेती है। लेकिन तभी उसकी नजर शौर्य की बॉडी पे जाती है। 30 साल के शौर्य के शरीर की बनावट एकदम परफेक्ट थी। उसके 8 पैक एब्स साफ नजर आ रहे थे और पेट के एक साइड बना स्टार का टैटू उसकी बॉडी को काफी आकर्षक बना रहा था। लेकिन कृतिका अभी ये सब देखने के हालात में नहीं थी। वो फिर से मजबूर होकर अपनी आंखें
बंद कर लेती है। शौर्य कृतिका के चेहरे को एकटक देखता है, फिर अपने हाथों से उसका चेहरा पकड़ अपने होठ कृतिका के होठों पे रख देता है और अपने शरीर से धक्का देते हुए कृतिका को पीछे ले जाकर दीवार से लगा देता है और उसे वो लॉक कर देता है। फिर अपने एक हाथ से उसकी साड़ी को अपने हाथ में लेता है और उसका एक सिरा पकड़ अपने दूसरे हाथ से कृतिका की कमर को छूते हुए पीछे ले जाता है। साड़ी का सिरा आगे की तरफ करके उसकी कमर में टक करता है। इस बीच वो किस करना नहीं छोड़ता। शौर्य अपने होठ कृतिका के होठों पे लगातार मूव कर रहा था और अपने हाथों से उसको साड़ी भी पहना रहा था। पूरी तरह से साड़ी पहनाने के बाद जब शौर्य आंचल को उसके सीने पे सेट करता है तो अपने हाथों को उससे टच करते हुए वो आंचल सेट करता है। पूरी तरह से साड़ी पहनाने के बाद शौर्य कृतिका के निचले लिप्स को अपने दांतों के बीच लेकर खींचते हुए छोड़ देता है, जिससे कृतिका के मुंह से एक दर्द भरी आह निकल जाती है। कृतिका के दर्द से शौर्य को कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो कृतिका को छोड़ उसके चेहरे को देखते हुए अपनी आई विंक करके बाथरूम में चला जाता है। शौर्य के जाने के बाद कृतिका अपने हाथ खोलती है और वो यूं दीवार से लगकर बैठ जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है, क्योंकि उसके साथ जो भी हो रहा था उसने कभी सोचा नहीं था। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। जब वो मन भर रो लेती है तब अपनी आंखें पोंछ थोड़ा अपना चेहरा ठीक करती है और जल्दी रूम से निकल जाती है, क्योंकि उसको शौर्य के वापस आने का भी डर था। सर्वेंट क्वार्टर। अनाया अपने कमरे में आराम से सो रही थी। वो अभी भी बिना कपड़ों के थी। जब उसकी नींद खुलती है तो वो अंगड़ाई लेते हुए उठती है और फिर नहाने के लिए बाथरूम में चली जाती है। बाथरूम में कोई फैसिलिटी नहीं थी। एक बड़े टब में पानी भरा हुआ था और एक बाल्टी और मग था, बस। वो नहा के टॉवल लपेटे रूम में आती है और कपड़े पहन लेती है, जो सर्वेंट के कपड़े थे। सारे सर्वेंट्स की ड्रेस एक जैसी थी। कपड़े पहन वो अपने बाल बनाती है और अपने आप को जब आईने में देखती है तो झूठी हंसी हंसते हुए कहती है, बस कुछ दिन ये कपड़े बर्दाश्त कर लो अनाया, फिर तो रानी बन के राज ही करना है। पूरी तरह से तैयार होने के बाद वो अपने पेट की तरफ देख के थोड़े फनी वे में कहती है, अरे रे रे, मैं तो अपने बच्चे को भूल ही गई। अगर मेरा बच्चा मेरे साथ ना हुआ तो ना ही उस कृतिका को मेरे पे तरस आएगा और ना ही उस शौर्य को। इतना बोल वो एक फेक बम बना लेती है जिससे वो प्रेग्नेंट लगने लगे। हॉल। इधर कृतिका भी नीचे हॉल में पहुंचती है। तभी शौर्य की माँ दिया जी कहती हैं, बेटा बहुत सुंदर लग रही हो। आज तुम्हारी पहली रसोई है। जो तुम्हें आता हो थोड़ा मीठा बना लो बस। कृतिका अपना सिर हाँ में हिलाती है। तभी दोनों को शौर्य की आवाज सुनाई देती है। दोनों जब शौर्य की तरफ देखते हैं तो शौर्य उन्हें सीढ़ियों से नीचे आता हुआ दिखाई देता है। 3 पीस बिजनेस सूट में वो बहुत अट्रैक्टिव लग रहा था। हाथों में वॉच और पैरों में चमचमाते जूतों में वो सही मायने में बादशाह लग रहा था। द ग्रेट माफिया किंग शौर्य सिंह प्रताप। शौर्य दोनों के पास आते हुए कहता है, मॉम, सिर्फ थोड़ा मीठा ही क्यों? पहली रसोई है आपकी बहू की, तो ऐसा हो कि ये बेचारी पूरी जिंदगी याद रखे। इतना बोल वो सामने रखे सोफे पे बैठ जाता है और अपनी नजरें कृतिका पे टिकाते हुए बोलता है, घर के हेड सेवरेंट को बुलाया जाए। थोड़ी ही देर में घर का हेड सेवरेंट शौर्य के सामने सिर झुकाए खड़ा था। शौर्य अपनी नजरें अभी भी कृतिका पे ही टिकाया हुआ था और कृतिका हमेशा की तरह अपनी नजरें नीचे किए खड़ी थी। शौर्य हेड सेवरेंट से कहता है, घर में टोटल कितने सेवरेंट हैं? हेड सेवरेंट सिर झुकाए ही बोलता है, सर 250, और अपनी नजरें झुका लेता है। फिर शौर्य बोलता है,
और गार्ड्स कितने हैं? तो सर्वेंट जवाब देता है, सर 350। इतना सुन शौर्य अपनी जगह से खड़ा होता है और अपने दोनों पॉकेट्स में हाथ रख के कहता है, मतलब टोटल 603 लोग। तो आज रात का खाना मेरी बीवी बनाएगी सबके लिए, सारे सर्वेंट्स और गार्ड्स और हम सबके लिए। और कोई इसकी मदद नहीं करेगा, सिर्फ एक सर्वेंट के, जो खुद इसकी बहन है। ये सुन अनाया के चेहरे पे सर्वेंट सुन गुस्सा आता है, लेकिन अपना काम सुन के मुस्कान आती है क्योंकि वो जानती है कृतिका उससे कुछ करने ही नहीं देगी। दिया जी शौर्य के पास आके कहती हैं, शौर्य ये तुम क्या कह रहे हो? एक बार देखो इसे, कितनी छोटी है ये, इतने लोगों का खाना कैसे बना पाएगी? पूरा दिन लग जाएगा इसे। और ऊपर से तुम उसको कोई हेल्पर भी नहीं दे रहे हो। माना कि ये सब इसी लायक है, लेकिन फिर भी ये लड़की बहुत मासूम है। अपनी माँ की बातें सुन शौर्य अपनी माँ को हग कर लेता है और कहता है, ये सब इन लोगों के ही किए का नतीजा है मॉम। और जो भी भारी चीजें उठानी होंगी वो मेल सर्वेंट कर देगा, लेकिन सारा काम तो इसे ही करना होगा। इतना बोल वो अपनी माँ के माथे को चूम वहां से निकल जाता है। शौर्य अपना ऑर्डर देकर अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। शौर्य के जाने के बाद उसके ऑर्डर के अनुसार विला के गार्डन एरिया में खाना बनाने का सारा इंतजाम सर्वेंट्स के जरिए कर दिया जाता है। कृतिका अपनी आंखों में आंसू लिए बस सब कुछ देखे ही जा रही थी। ऐसा नहीं था कि उसको खाना बनाना नहीं आता था, सब आता था उसे, क्योंकि अनाया और विक्रांत जी ने बहाने बना बनाकर उससे घर के सारे काम भी करवाते थे। लेकिन इतने सारे लोगों का खाना बनाना बहुत मुश्किल था कृतिका के लिए। छोटी सी कृतिका फिर भी हिम्मत कर अपनी साड़ी का पल्लू कमर में खोसती है और अपने बालों का जूड़ा बनाती है। अनाया पहले से ही अपने एक्टिंग मोड में आ चुकी थी। कृतिका के पास जाके थोड़ा रोनी सूरत बनाते हुए कहती है, बच्चे, मुझसे तो खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था, कहीं मेरे बच्चे को कुछ हो ना जाए। इतना सुनते ही कृतिका अपनी मीठी आवाज में कहती है, नहीं दी, ऐसा नहीं होगा कुछ। आओ ना, बैठो आराम से, मैं हूं ना, सारा काम कर लूंगी। अनाया जाके साइड में बैठ जाती है जहां धूप नहीं थी और बस मुस्कुराते हुए सामने का नजारा देखने लगती है। कृतिका अपने चारों तरफ देखती है तो हर तरफ सामान ही सामान भरा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि शुरुआत कैसे करे। खाने में उसे पूरी, आलू मटर की सब्जी, पनीर की एक सब्जी, खीर और रायता बनाना था। पता नहीं क्यों, लेकिन शौर्य ने बस इतना ही बनाने का ऑर्डर दिया था। वैसे तो शौर्य के डिनर में 10 से 12 डिशेस हुआ करती थी। कुछ सोच के कृतिका पहले आलू पील करना शुरू करती है और सर्वेंट की मदद से मटर चूल्हे पे चढ़ाती है। धीरे धीरे करते हुए वो अपना काम निपटा रही थी। देखते देखते शाम हो गई। तभी कई सारी गाड़ियां एक के बाद एक आकर विला में घुसती हैं, इस बात का सिग्नल देते हुए कि शौर्य वापस विला लौट आया है। गाड़ी को देख कृतिका भी समझ जाती है कि शौर्य ऑफिस से लौट